कहानी की शुरुआत में हम एक टापू को देखते हैं जहां एक हंटर्स की टीम कुछ भयानक से जायंट एंट मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। उनका लीडर एक एंट के बिल्कुल पास जाकर बोलता है कि किसी भी हाल में इन्हें यहीं रोकना है, पीछे हटना मना है। लेकिन असल में तो ये हंटर्स ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि लीडर बेहोश होने लगता है और तभी एक एंट उसके शरीर को नोचने लगती है। सबको लगता है कि अब तो ये गया, लेकिन तभी अचानक एक बंदा आता है जिसके पास कमाल की हीलिंग मैजिक होती है और बिल्कुल आखिरी पल में लीडर की जान बचा लेता है। लीडर घबरा जाता है क्योंकि अब वो हीलर खुद खतरे में है, लेकिन तभी धड़ाम वो भी बचा लिया जाता है। जो हीलर होता है वो अपने साथी को आवाज़ देता है और कहता है एंट्स को ख़त्म करने के लिए। अब एंट्री होती है पूरा राक्षस टाइप हंटर। वो अकेले ही उन मॉन्स्टर्स को ऐसे पीटता है जैसे बच्चे खिलौने हों। पहली वाली टीम को तब समझ आता है कि अरे हम तो बस साइड कैरेक्टर्स थे। जो उन्हें बचाने आए हैं वो है एस रैंक हंटर्स, यानी सबसे ऊपर सबसे ताकतवर। कुछ ही देर में रेड एंट साफ कर दी जाती है, लेकिन तभी एक और भी बड़ा अल्बाइनो एंट सामने आ जाता है। हंटर्स फैसला करते हैं कि इस एंट को वो खुद संभालेंगे और घायल लीडर को हीलर के पास छोड़ देते हैं। सब मिलकर टीम वर्क में उस अल्बाइनो एंट पर टूट पड़ते हैं, उसका चेहरा नोच देते हैं, उसके हाथ उखाड़ देते हैं। तभी वो सबसे ताकतवर वॉरियर उसी उखड़े हुए हाथ को हथियार बनाकर अल्बाइनो एंट को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन उन्हें जश्न मनाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि तभी अल्बाइनो एंट्स की पूरी आर्मी सामने आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि जो बड़ा एंट था वो अकेला नहीं था। लेकिन ये हंटर्स डरते नहीं हैं। मेज अपनी बिजली वाली ताकत पूरी पावर में ले आता है और ब्रूट हंटर पूरे हल्क मोड में चला जाता है। उसके कपड़े फट जाते हैं और मांसपेशियां फटकर बाहर आ जाती हैं। उनकी ये लड़ाई शहर से भी साफ दिखाई देती है। शहर में एक और हंटर है चाय, जो राहत की सांस लेता है कि कम से कम वो लोग समय पर पहुंच गए। लेकिन चाय खुद भी परेशान है क्योंकि एंट्स शहर में भी घुस चुकी हैं। वो अकेले ही अपनी आग वाली ताकत से एंट्स को जला डालता है। उसके साथ एक्सटर्मिनेटर्स की एक टीम भी होती है। फिर हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले दुनिया में अचानक ऐसे पोर्टल्स खुलने लगे जो किसी और डायमेंशन से जुड़े हुए थे। इन पोर्टल से हर तरह के मॉन्स्टर्स निकलने लगे। इन मॉन्स्टर्स से सिर्फ वही लोग लड़ सकते थे जिनके पास खास ताकतें होती थीं, जिन्हें कहा जाता है हंटर्स। हंटर्स की रैंकिंग होती है उनकी मैजिक पावर के हिसाब से। एस रैंक सबसे ऊपर और ई रैंक सबसे नीचे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एक बार हंटर की ताकत जाग जाती है तो वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। अब 3 साल गुजर चुके हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वो अब एक डंजन रेड स्पॉट बन चुकी है। हम देखते हैं एक बंदा रेड से पहले कुछ पी रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उसे आवाज़ देता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सुना था कि पार्क हंटर बनना छोड़ चुका है। ये बात सच थी, लेकिन जब उसकी वाइफ दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई तो हालात बिगड़ गए। पैसों की ज़रूरत पड़ी और जल्दी मोटा पैसा कमाने के लिए डंजन रेड सबसे आसान रास्ता लगा। तभी हमारी कहानी का असली हीरो आता है। उसका नाम है जिनबू। वो हाल ही में इस ग्रुप में शामिल हुआ है, लेकिन सब उसे एक ही नाम से जानते हैं, सबसे कमज़ोर हंटर। वो अंदर आते हुए सबको ग्रीट करता है। पार्क सोचता है कि सब लोग इसे जानते हैं, शायद ये कोई बहुत बड़ा हंटर होगा, लेकिन सच्चाई इसके उल्ट होती है। जिनबू दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर माना जाता है। वो ई रैंक डंजन में खुद को बुरी तरह घायल कर बैठा था और हॉस्पिटल तक पहुंच गया था। लोग कहते हैं कि इसके लिए तो नया रैंक बना देना चाहिए, एफ रैंक, क्योंकि ये इतना कमज़ोर है। लेकिन उसकी ये कमज़ोरी असल में उसके काम आती। अगर किसी रेड में जिनबू को बुलाया गया है, मतलब डंजन आसान ही होगा। और ये सारी बातें जिन्होंने खुद अपने कानों से सुनी होती हैं। लेकिन जिनबू इसे झुठला भी नहीं सकता था क्योंकि ये सच था। वो सच में बेहद कमज़ोर है। तभी एक लड़की उसे आवाज़ देती है। उसका नाम है जुई। जिनबू उसे पहचान लेता है क्योंकि दोनों पहले एक मिशन साथ कर चुके थे। लेकिन ग्रीटिंग्स का टाइम नहीं था। जुई की नज़र सीधे जिनबू की चोटों पर जाती है। वो गुस्से में पूछती है, इस बार क्या कर बैठा तू? दोनों बैठते हैं और जिनबू शर्मिंदगी से बताता है कि वो सबसे नीचे वाले डंजन में घायल हो गया था। और सुनने वाली बात यह है कि उस टीम के साथ कोई हीलर भी नहीं था, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतने आसान डंजन में कोई हंटर खुद को घायल कर लेगा। लेकिन उन्होंने जिनबू जैसे इंसान के होने का अंदाज़ा नहीं लगाया था। ये सुनकर जुई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जिनू जानता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती उसी की है, क्योंकि वो शुरू से ही कमज़ोर है। अब डंजन में घुसने का टाइम हो जाता है। सब लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी एक हंटर जिसका नाम सयाल है सजेस्ट करता है कि वो इस एक्सपीडिशन का लीडर बनेगा। कोई विरोध नहीं करता तो सयाल आगे बढ़ जाता है। डंजन में घुसने से पहले जिनू को फ्रेंडली वार्निंग दी जाती है कि ग्रुप के पास ही रहना ताकि फिर से चोट न लगे।
जिनू का इकलौता हथियार एक घटिया सा छोटा सा चाकू है जिसमें नाम की भी मैजिक पावर नहीं है, लेकिन उसकी कमाई ही इतनी है कि वो इससे बेहतर कुछ खरीद नहीं सकता। फिर भी वो मन ही मन कसम खाता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। अब कहानी एक दूसरी जगह जाती है। हंटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जूही सरकार के साथ एक मीटिंग खत्म करता है। सरकार उसे डंजन ब्रेक नाम की चीज़ के बारे में चेतावनी देती है, जिसे किसी भी हाल में रोकना ज़रूरी है। लेकिन वही लोग डंजन से मिलने वाले सामान पर अपना हक भी जताते हैं। एसोसिएशन के मेंबर्स डंजन से मिले सामान को बेचकर ही अपनी रोज़ी कमाते हैं, इसलिए जूही को इस मांग से कोई दिक्कत नहीं होती। मैजिकल क्रीचर्स को मारने से जो क्रिस्टल्स मिलते हैं उन्हें कहा जाता है मैजिक जेम्स। इन जेम्स को बेचकर पैसा कमाया जाता है। अब वापस चलते हैं जिन्बू के पास। किस्मत से उसके हाथ एक मैजिक जेम लग जाती है। वो खुश हो रहा होता है, तभी एक गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है। जिन्बू गॉब्लिन पर वार करता है, लेकिन उसका चाकू टूटकर चूर चूर हो जाता है। गॉब्लिन जिन्बू को परछुरा घोंप देता है और जिन्नू लड़ने की बजाय बस वहीं खड़ा चिल्लाता रहता है। किस्मत से वही पहले वाला तगड़ा हंटर दौड़ कर आता है, उस बेकार सी हालत में खड़ी लड़की को पार करता हुआ और जिन्नू की जान बचा लेता है। जूही तुरंत जिन्नू को हील करने लगती है। जिन्नू बस ये देख पाता है कि कैसे बाकी टीम पूरा काम संभाल रही है। फिर हमें बताया जाता है कि उच्च स्तर के मैजिकल क्रीचर्स से मिलने वाले मैजिक जेम्स बहुत ताकतवर हथियार बनाने में काम आते हैं। डंजन से मिलने वाले मैना क्रिस्टल्स को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने असरदार नहीं होते। सरकार इन चीज़ों को एक नए एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। ये एनर्जी ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा असरदार है और पोल्यूशन भी कम करती है। एक तरह से ये परफेक्ट ग्रीन एनर्जी है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन जेम्स और क्रिस्टल से बिजली बनाई जा सके, और क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ डंजन से ही मिलती हैं, इसीलिए हंटर्स बहुत ज़्यादा कीमती बन जाते हैं। वापस डंजन में टीम डंजन बॉस को हराने के बाद सेलिब्रेट कर रही होती है। जूही जिन्बू को हील कर रही होती है क्योंकि उसे फिर से भयानक चोट लगी है। वो सोचती है कि शायद जिन्बू दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान है। वो खुद से पूछती है कि जब ये हर बार घायल होता है तो हंटर बना ही क्यों है। उसे डर लगता है कि कहीं एक दिन यही उसकी मौत की वजह न बन जाए। वो माफ़ी मांगता है, लेकिन उसके शब्दों में अब कोई वजन नहीं रह जाता। जूही बस उसकी चिंता करती रहती है। लड़ाई के बाद सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है, लेकिन इस बार ज़्यादा कीमती सामान नहीं निकलता और जिन्बू एक बार फिर खुद को कमज़ोर साबित कर देता है। लेकिन उसकी बातें अब ज़्यादा मायने नहीं रखती और जूही बस उसकी चिंता करती रहती है। गिर चुका था, फिर भी अजीब बात ये थी कि ये जगह बंद नहीं हो रही थी। आमतौर पर डंजन बॉस मरते ही पूरी जगह कोलैप्स होने लगती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसका मतलब साफ था कि अंदर और भी गहराई में काफ़ी लूट छिपा हुआ है। तभी सांगची समझदारी की बात करता है और बोलता है कि ये डबल डंजन हो सकता है। उसका कहना है कि एसोसिएशन को खबर दी जाए और जो इंस्ट्रक्शंस मिले उनके हिसाब से आगे बढ़ा जाए। लेकिन टीम को ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है अंदर पड़ा सारा बेशकीमती लूट छोड़ देना। तभी पाक बोलता है, ये तो बस F रैंक डंजन है। फिर वो अपनी वाइफ और बच्चे की बात करता है और कहता है कि उन्हें संभालने के लिए उसे ज़्यादा पैसे चाहिए। सांगची उनकी बात समझ जाता है, लेकिन फिर भी वो फैसला अकेले नहीं लेना चाहता। वो सबकी राय पूछता है। एक एक करके सब अपनी अपनी बात रखते हैं। कोई आगे जाना चाहता है तो कोई साफ साफ कहता है कि ये सीधा मौत का जाल है। आखिर में 6 लोग आगे जाने के पक्ष में होते हैं और 6 लोग वापस लौटने के। मतलब वोट बराबर हो जाते हैं। अब फैसला किसी एक को लेना है, और वो आखिरी इंसान जिसने अभी तक वोट नहीं दिया था वो है जिन्बू। पूरा फैसला अब उसी के हाथ में है। जिन्बू अच्छे से जानता है कि D रैंक डंजन उसके जैसे इंसान के लिए सीधी मौत है, लेकिन उसके पापा लापता हैं। घर में कमाने वाला वो अकेला है। माँ हॉस्पिटल में है, बहन को कॉलेज जाना है और जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर है। वो हमेशा गरीब रहकर जिंदगी नहीं चला सकता, और इसी वजह से वो डंजन के अंदर जाने का फैसला करता है। अब कहानी एक और जगह जाती है। एक लैब में लोगों की मैजिकल पावर्स टेस्ट की जा रही होती हैं। वेटिंग रूम में कई लोग बैठे हैं जो नए हंटर्स को रिक्रूट करने आए हैं। एक रैंक हंटर चुई अपने लोगों से कहता है कि उम्र या जेंडर कोई मैटर नहीं करता, जिसमें दम है उसे रिक्रूट किया जाएगा। इसी बीच कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीनते हैं और भागने ही वाले होते हैं कि वो लड़की रास्ते में आ जाती है। लेकिन वो लड़की बिना डरे पल भर में पर्स वापस छीन लेती है। उसके लिए ये एक आम दिन जैसा ही है। ये लड़की है चाही, एक फेमस S रैंक हंटर।
वो सेलिब्रिटी है लेकिन अटेंशन संभाल नहीं पाती। फैंस उसके पीछे पागल हो जाते हैं और वो बड़ी ड्रामेटिक एंट्री के साथ वहां से निकल जाती है। अब वापस डंजन में टीम को चलते हुए करीब 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कीमती नहीं मिला है। डंजन का पोर्टल 1 घंटे बाद बंद हो जाता है, मतलब अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। जिन्बू जूही से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे यहाँ आना पड़ा, लेकिन जूही ज्यादा नाराज है इस बात से कि जिन्बू को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है। वो कहती है अगर भाला थोड़ा सा ऊपर लगा होता तो मर चुका होता। ऊपर से उसके हाथ पैर हील करना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। वो जिन्बू को डांटती रहती है और जिन्बू को एहसास होता है कि सिर्फ बी रैंक हीलर की वजह से वो अभी जिंदा है। जिन्बू को सच में बुरा लगता है। तभी जूही बोलती है कि अगर वो उसे डिनर पर लेकर जाए तो वो माफ कर सकती है। ये सुनकर जिन्नू हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़े, टीम को बॉस का कमरा मिल जाता है। इतने बड़े दरवाजे आम डंजन में नहीं होते, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन किम खाली हाथ लौटने से मना कर देता है और अंदर जाने की जिद करता है। बाकी लोग भी उसके साथ चल पड़ते हैं। उधर शहर में हंटर्स का एक ग्रुप ओरिएंटेशन में बैठा होता है। वो गुनही का वीडियो देखते हैं। गुनही बताता है कि डंजन पोर्टल्स को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी उनमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। हंटर बनना बहुत खतरनाक काम है, चाहे कोई कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। रेड के दौरान जरा सी भी लापरवाही जान ले सकती है। अहंकार की कोई जगह नहीं है। जिंदा रहने की सबसे बड़ी कुंजी है हद से ज्यादा सावधानी। लेकिन डंजन में मौजूद ये टीम इन सब बातों को पूरी तरह भूल चुकी है। वो एक रहस्यमयी, खतरनाक और अनदेखे कमरे में बिना सोचे समझे घुस जाती है। उनका बर्ताव ऐसा है जैसे ये कोई अम्यूजमेंट पार्क हो। उन्होंने ऐसा डंजन पहले कभी नहीं देखा। चारों तरफ खड़ी मूर्तियां बहुत पुरानी लगती है, कम से कम 100 साल पुरानी, और यहीं से असली डर शुरू होने वाला है। जिन्नू की नज़र उस सबसे बड़ी मूर्ति पर टिक जाती है। उधर जूही को अचानक एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा खामोशी है। सब लोग सोचने लगते हैं कि बॉस आखिर हैं कहाँ। तभी सीएल की नज़र जमीन पर बने एक अजीब से मैजिक सर्कल पर पड़ती है। वहीं पास में रखी एक पत्थर की टैबलेट पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा होता है, किसी भगवान की पूजा करने और उसकी आज्ञा मानने के नियम। लेकिन सॉन्ग का ध्यान किसी और ही चीज पर होता है। जूही पूरे यकीन के साथ कहती है कि उसने एक विशाल मूर्ति की आंखों को हिलते हुए देखा है, जैसे वो सीधे उन्हें ही घूर रही हो। जिन्बू को लगता है कि शायद वो घबरा गई है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। पूरी टीम सन्न रह जाती है। टीम का एक बंदा जो शुरू से ही अंदर आने के खिलाफ था, समझ जाता है कुछ बहुत गड़बड़ है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल एक मूर्ति पल भर में उसके शरीर का आधा हिस्सा काट देती है। सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ एक इंसान मर गया, बल्कि इतनी तेजी से मारा गया कि किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। सबको एहसास हो जाता है कि ऐसी ताकत के सामने उनका कोई चांस नहीं है। जिन्बू फिर से मुख्य मूर्ति की तरफ देखता है, उम्मीद करता है कि वो हिले ना, लेकिन उसकी रूह कांप जाती है जब वो मूर्ति सीधे उसे देखती है। अब कहानी जिन्बू के अतीत में जाती है। उसकी जिंदगी हमेशा मौत के करीब रही है। अपने पहले मिशन में वो टीम से अलग हो गया था और मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला कर दिया था। एक बार वो मेज के अंदर फंस गया था और लगभग मर ही गया था। कमजोर से कमजोर मैजिक बीस्ट ने भी उसे घायल किया है और उसे हफ्तों हॉस्पिटल में रहना पड़ा है। यहाँ तक कि सबसे घटिया डंजन भी उसके लिए जानलेवा साबित हुआ है। ज्यादातर हंटर्स जेम्स जमा करते हैं, उन्हें बेचते हैं, अच्छे हथियार खरीदते हैं और बड़े मॉन्स्टर्स मारकर ज्यादा इनाम कमाते हैं। लेकिन जिन्बू के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास बस एक सस्ता सा चाकू है और अगर लड़ाई में वो चाकू टूट जाए तो उसे नंगे हाथ लड़ना पड़ता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, जगह जगह छेद हैं। लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। वो एक ऐसी नौकरी में फंसा है जो जानलेवा है और पैसे भी ठीक से नहीं मिलते। जिंदा रहने का उसके पास बस एक ही तरीका है, दिमाग लगाना और आसपास की हर छोटी चीज को ध्यान से समझना। अब वापस मौजूदा वक्त में जिन्वो उस विशाल मूर्ति से निकलती हुई खतरनाक ऑरा को महसूस करता है, लेकिन दूसरों को चेतावनी देने से पहले ही बहुत देर हो जाती है। मूर्ति की आंखों से एक जबरदस्त बीम निकलती है जो तबाही मचा देती है। पूरी टीम दहशत में आ जाती है। किसी को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। जूही डर के मारे कांप रही है और जिन्बू सोच रहा है कि हालात यहाँ तक पहुँचे ही कैसे। वो सब अब पूरी तरह फंस चुके हैं और भले ही इस बार जिन्बू बच भी जाए, उसे अंदर से पता है कि किसी न किसी दिन उसकी मौत पक्की है। बस एक ही अफसोस है, वो मरने से पहले वन पीस का अगला एपिसोड देखना चाहता था। तभी सॉन्ग सबको कहता है कि कोई भी हिले नहीं, अगर कोई हिला तो मूर्ति फिर से हमला करेगी। जिन्बू डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा। सॉन्ग जिन्बू का शुक्रिया अदा करता है कि थोड़ी देर पहले उसने सबको नीचे झुकने के लिए चिल्लाया था और उसी से सबकी जान बच गई। सॉन्ग वाकई में बहुत टफ इंसान है,
जिन्बू हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि सॉन्ग का एक हाथ गायब है। सॉन्ग का खून तेजी से बह रहा होता है। जिन्बू को उसका ब्लीडिंग रोकना पड़ता है क्योंकि जूही डर के मारे खुद को संभाल नहीं पा रही। हालांकि वो बी रैंक हीलर है, लेकिन डर की वजह से वो सिर्फ आसान रेड्स ही कर पाती है। सॉन्ग खुद कई बी रैंक रेड्स कर चुका है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये मूर्ति बी रैंक तो दूर शायद एस रैंक भी नहीं है। टैबलेट पर लिखा था, भगवान की पूजा करो वरना सजा भुगतो। तभी जिन्बू को समझ आता है कि शायद ये मूर्ति ही वही भगवान है। फिर हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले दुनिया भर में ये गेट्स खुलने लगे थे और इनके साथ अजीब सुपरनैचुरल चीज़ें आई। इनमें से एक था लोगों का स्पेशल ताकतों के साथ जागना। इन्हें कहा गया हंटर्स। इनका काम है डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारना, और एक बार हंटर की ताकत जाग गई तो वो बदलती नहीं है। इधर स्कूल में जिन्बू की बहन एक लड़की से कहती है कि उसका भाई हर बार घायल हो जाता है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि उसे यकीन नहीं होता कि जिन्बू हंटर है। वो कहती है कि मैं उससे बेहतर हंटर बन जाऊंगी। उधर डंजन में सॉन्ग बाहर निकलने का प्लान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टीम का एक आदमी सब्र खो देता है और यहीं से हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। वो बंदा अभी अभी एक फेमस गिल्ड में सिलेक्ट हुआ था और अब मरना नहीं चाहता था। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी पागल जैसी स्पीड उसे यहाँ से निकाल ले जाएगी। वो दौड़ता है और सच में उसकी रफ्तार कमाल की है, लेकिन अगले ही पल मूर्ति उसे ऐसे मिटा देती है जैसे वो कभी था ही नहीं। बस उसके तेज पैर जमीन पर पड़े रह जाते हैं। अब सबको साफ समझ आ जाता है कि अगर ये मूर्ति चाहे तो पल भर में सबको खत्म कर सकती है, और वो भी बहुत आसानी से। तो सवाल ये है, फिर ये कर क्यों नहीं रही? यहीं पर जिन्बू को समझ आता है कि इसका जवाब पहली कमांडमेंट्स में छिपा है, भगवान की पूजा करो। जिन्बू खड़ा होता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और भरोसा आ जाता है। सॉन्ग परेशान भी है और हैरान भी, क्योंकि जिन्बू की आंखों में अब भी जिंदा रहने की आग है। जिन्बू सीधा मूर्ति की आंखों में देखता है और आखिरी पल में उसे हमला करने से रोक देता है। अब उसे समझ आ चुका है। वो जोर से सबको कहता है, सब लोग झुक जाओ। जिन्बू को लगता है कि अगर हम भगवान को इज्जत दिखाएं, सिर नीचे रखें, तो ये डरावनी मूर्तियां हम पर हमला नहीं करेंगी। बाकी लोगों के पास कोई बेहतर आइडिया नहीं होता तो डरते कांपते सब लोग मूर्ति के सामने झुक जाते हैं। सबकी हालत बुरी तरह खराब है, लेकिन तभी एक मूर्ति भयानक सा चेहरा बनाती है। उसकी मूंछें हिलती हैं। एक आदमी सारी चेतावनी भूलकर उत्साह में खड़ा हो जाता है, क्योंकि मूर्ति अब हमला नहीं कर रही थी। बाकी लोग भी उसकी नकल करने लगते हैं, लेकिन जिन्बू चिल्लाता है, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। और तभी मूर्ति अचानक खड़ी हो जाती है। अब जो खुद को लीडर समझ रहा था, वो जिन्बू की तरफ देखता है उम्मीद के साथ। लेकिन सच ये है कि जिन्बू के पास भी पूरा प्लान नहीं है। बस इतना जानता है कि टैबलेट पर लिखी कमांडमेंट्स तोड़ी नहीं जा सकती। दूसरी कमांडमेंट कहती है, भगवान की स्तुति करो। तभी एक बहादुर आदमी जिसके लंबे बाल हैं आगे बढ़ता है और मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगता है। सबको लगता है ये काम कर रहा है। मूर्ति की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है, लेकिन जिन्बू जानता है ये गलत है। वो कहता है कि उस आदमी के पास कोई स्पेशल मैजिकल टैलेंट नहीं है, इसलिए उसकी प्रार्थना से मूर्ति मान कैसे सकती है। अरे, घंटी क्यों बजी? शब्द इस भगवान पर असर नहीं करेंगे, और तभी मूर्ति उसे पैरों तले कुचल देती है। पूरा डंजन पागलपन में बदल जाता है। एक लड़की कुचली जाती है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पाक अपने परिवार के बारे में सोचता है कि वो उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता, और वो गलत कदम उठा लेता है। तभी दूसरी मूर्ति उसे काट डालती है। इधर जिन्वू जूई के साथ भागते हुए दिमाग दौड़ा रहा होता है। वो सोचता है, इस शैतान जैसी चीज़ की तारीफ आखिर की जाए तो कैसे? ये तो भगवान कम राक्षस ज्यादा है। लेकिन वो रुक नहीं सकता, क्योंकि उसके चारों तरफ लोग मरते जा रहे हैं। जिन्वू घबराया हुआ हर चीज़ को ध्यान से देखने लगता है। वो मूर्तियों के हाथों में पकड़ी चीज़ों पर नज़र डालता है, और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सब कुछ चिल्लाकर कहता है, जो मूर्तियाँ इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हैं उन्हीं के पास जाओ। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं, और तभी साफ हो जाता है ये मूर्तियाँ हमला नहीं कर रही, बल्कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगती हैं। लेकिन जब जिन्वू अपनी मूर्ति तक पहुँचता है तो वो म्यूज़िक नहीं बजाती। तभी उसे समझ आता है कि एक मूर्ति के सामने दो लोग नहीं रह सकते। जिन्वू जूई को पीछे छोड़ देता है, और तभी वो मूर्ति संगीत बजाने लगती है। जिन्वू दौड़कर अपनी मूर्ति ढूंढने लगता है, लेकिन वो लगभग कुचला ही जाता है। तभी कोई चिल्लाता है, क्योंकि जिन्वू गलत मूर्ति के सामने पहुंच गया था। वो मूर्ति अपनी ढाल सीधे उसके ऊपर पटक देती है। जूई चीख पड़ती है। जिन्वू जिंदा है, लेकिन हालत बहुत खराब है। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं, लेकिन विशाल मूर्ति अब उसे पूरी तरह खत्म करने को तैयार है। जिन्वू अभी मरना नहीं चाहता। मूर्ति अपना पैर उस पर पटकने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक मूर्ति गाना शुरू कर देती है,
और हमें दिखता है कि जिन्वू आखिरी पल में सही मूर्ति तक पहुंच गया था। अब उसे समझ आ जाता है कि भगवान की स्तुति का असली मतलब क्या है। विशाल मूर्ति शांत हो जाती है और वापस बैठ जाती है। जिन्वू जुई से कहता है कि वो ठीक है, लेकिन जुई देखती है उसका पैर बुरी तरह फटा हुआ है। जिन्वू उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन जुई सुनने को तैयार नहीं। वो जिद पकड़ लेती है, वो उसे हील करेगी और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। लेकिन जुई का अपना शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि ये रेड सीधे नर्क बन चुकी है। एक बंदा तो यहाँ तक कह देता है कि सॉन्ग का हाथ कटना उसकी सजा है, क्योंकि वही उन्हें इस खतरनाक रास्ते पर लीडर बनकर लाया था। कुछ लोगों को ये बात बहुत ज्यादा कड़वी लगती है, लेकिन सॉन्ग पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जिन्वू इन सबसे कहीं ज्यादा समझदार है। वो जानता है कि आपस में लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि अभी एक कमांडमेंट बाकी है। तभी अचानक विशाल मूर्ति कमरे के बीचों बीच एक ऑल्टर खड़ा कर देती है। जिन्वू उसे तुरंत पहचान लेता है। कहानियों और लेजेंड्स में उसने ऐसे ऑल्टर के बारे में सुना था, जहां भगवानों को खजाना और बलि चढ़ाई जाती है। तीसरी कमांडमेंट थी, भगवान पर अपना विश्वास साबित करो। किम को लगता है कि यहाँ बलि किसी की जान होगी, और उसके हिसाब से सबसे सही उम्मीदवार उनका लीडर सॉन्ग है। सब ने अपने साथियों को मरते देखा है, और उनके हिसाब से इस सब का जिम्मेदार सॉन्ग ही है। सॉन्ग बिना कुछ कहे ऑल्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जिन्वू रोकता है। वो कहता है कि सिर्फ सॉन्ग की गलती नहीं है, क्योंकि नीचे आने का फैसला सबने मिलकर लिया था। जैसे ही सॉन्ग ऑल्टर के पास पहुंचता है, आग भड़क उठती है। सॉन्ग जिन्वू से पूछता है कि क्या उसे और कुछ करना है। अब तक सबसे समझदार और बहादुर जिन्वू ही था। वो बाकी लोगों से कहता है कि वो उसे ऑल्टर तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि वो उसे ठीक से देख सके। जिन्वू को नहीं लगता कि इससे किसी को नुकसान होगा। सब मिलकर उसे ऑल्टर तक ले जाते हैं, और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, और भी आग जल उठती है। सॉन्ग बार बार जिन्वू से पूछता है कि उसे जवाब मिला या नहीं, लेकिन जिन्वू अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। सॉन्ग बताता है कि गेट खुले हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं, मतलब बहुत जल्द मूर्तियां फिर से चलने लगेंगी, इससे पहले कि कोई उन्हें बचाने आए। तभी जिन्वू को याद आता है, एक गेट को पूरी तरह खुलने में 7 दिन लगते हैं। इसे ही कहा जाता है डंजन ब्रेक। जब ऐसा होता है तो डंजन के मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में घुस सकते हैं। इसीलिए रेड्स का मकसद होता है बॉस को मारना और गेट बंद करना उस समय से पहले। अगर वो इस बॉस को अभी नहीं हरा पाए तो वो विशाल राक्षस हमारी दुनिया में घुस आएगा, और ये सोच रूह कंपा देने वाली है। इधर बाहर की दुनिया में जीना जिनू की माँ से मिलने जाती है। दोनों बात करती हैं, लेकिन जिनू की माँ बहुत बुरी हालत में है। वापस डंजन में जिनू डरे हुए लोगों को ऑल्टर के पास बुलाता है। वो अंदाजा लगाता है कि हर इंसान के लिए एक आग चाहिए। जैसे ही सब ऑल्टर के पास आते हैं, और भी आग जल उठती है, और तभी वो भारी दरवाजा खुल जाता है। सब घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है ये कोई जाल है, और तभी बाकी मूर्तियां उनकी तरफ बढ़ने लगती है। पूरा माहौल दहशत में बदल जाता है, लेकिन जिनू शांत रहता है। वो हालात को ध्यान से देखता है और फिर बोलता है, सब लोग मूर्तियों को देखते रहो। वो समझ जाता है कि अगर हम उन्हें देख रहे हों तो वो हिल नहीं सकती। सब उसकी बात मानते हैं, और हैरानी की बात यह है, ये सच में काम करता है। सब लोग डरी हुई आंखों से उन भयानक मूर्तियों को घूरते रहते हैं। लेकिन तभी एक लड़की डर जाती है और दरवाजे की तरफ भागने लगती है। जैसे ही वो सर्कल से बाहर निकलती है, उसकी आग बुझ जाती है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर सुरक्षित निकल जाती है। सेल समझ नहीं पाता कि ये हुआ कैसे। दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है, लेकिन लड़की बच जाती है। उसने सोचा था कि सबको सर्कल में रहना है। वो जवाब के लिए जिन्वू की तरफ देखता है। जिन्वू खुद भी उलझन में है, लेकिन वो फिर से हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। उसे एहसास होता है कि नीली आग धीरे धीरे बुझ रही है, और जैसे ही वो लड़की बाहर निकली, एक आग पूरी तरह बुझ गई, और जिन्नू को समझ आने लगा कि असली नियम क्या है। और यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो।